नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। बात वर्ष 2010 की है, जब रेड्यूट स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संयुक्त प्रयास से मॉरिशस में एनवायरमेंटल रिसर्च पर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मुझे उस कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टर मनोनीत किया गया था। लिहाजा प्रोग्राम के 2 दिन पहले मॉरिशस स्थित इंडो मॉरिशियन फोरम के द्वारा एक सम्मान समारोह और गेट टुगेदर के अंतर्गत प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने जब मेरा परिचय यह कहकर दिया कि प्रोफेसर डॉक्टर पांडे इज फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, स्पेसिफिकली फ्रॉम ए स्टेट कैपिटल भोपाल। कटसी में उन्होंने फोरम के मेंबर से पूछा कि आर यू नोन टू भोपाल सिटी। रिप्लाई में अधिकांश लोगों ने अपने हाथ उठा दिए। मैं भी आश्चर्यचकित था कि दूर देश मॉरिशस में भी भोपाल को जानने वाले इतने लोग कैसे हैं। फिर उनमें से एक सज्जन ने खड़े होकर कहा, We know Bhopal as the place where worst man-made disaster took place। यह सुनकर मैं सन्न रह गया कि विदेशों में भोपाल को किसी उपलब्धि के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि एक डिजास्टर या माथे पर लगे एक कलंक के लिए जाना जाता है। ज्यादा आश्चर्य और दुख की बात यह है कि 1984 में घटी एक भीषण मानवीय त्रासदी के 40 साल बीत जाने के बाद भी जमीन पर कुछ खास बदलाव नहीं हो पाया है। हमने कुछ नहीं सीखा इस त्रासदी से। और सबसे बुरी बात यह है कि जिस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जानलेवा रासायनिक कचरे से उत्पन्न जहरीली गैस मेथिल आइसोसाइनेट और उसके पानी में रिएक्शन से बनी प्राइमरी अमीन और दूसरी पॉइजनस गैसों के कारण यह ट्रेजेडी हुई थी, वह जानलेवा रसायन और कचरा आज भी उसी फैक्ट्री कैंपस के नीचे जमीन में डंप पड़ा हुआ है और आसपास के भूजल को लगातार पॉइजनस बनाते जा रहा है। इंडियन कोर्ट्स के तमाम आदेशों और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट्स के बावजूद भी किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने इसे हटवाने के लिए आज तक कोई ठोस पहल नहीं की। सभी लोग केवल टालू राजनीति करते रहे। स्थानीय पब्लिक और उसके नेता भी इस मसले पर जब तक आगे आए तो केवल मुआवजा राशि बढ़ाने की बात ही करते रहे। जनता में कभी भी अपने प्रतिनिधियों, विधायक, सांसद, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से इन जहरीले रसायनों को हटाने की वैसी कोशिश नहीं की जैसी वे पिछले 40 सालों से मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए करते रहे। जबकि वास्तविकता यह है कि जितनी मुआवजा राशि आज गैस पीड़ितों को मिल रही है, उससे 10 गुना ज्यादा तो आज ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर कंटामिनेशन से बीमार होकर लोग अपने इलाज पर पैसे खर्च कर रहे हैं। लेकिन इन नासमझों को कोई कैसे समझाए कि अब आज उनकी अर्जेंट नीड मुआवजा राशि की नहीं, बल्कि फैक्ट्री के नीचे दबे जानलेवा रसायन को हटाने की है। इस देश के ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अधिकारी यूं तो कभी कोई सोशल एक्टिविज्म करते नहीं दिखते, लेकिन यदि गाहे बगाहे द हिंदू जैसा कोई अखबार इन मुद्दों को फिर से जिंदा कर दे और एनजीटी जैसी कोई कोर्ट इस दिशा में कोई कार्रवाई करना भी चाहे, तो ये सरकारी अधिकारी सरकार की मंशा भांप करके फिर से वही टालू जवाब बना देते हैं, रिप्लाई बना देते हैं और फिर मामले को रफा दफा कर देते हैं। दरअसल एनजीटी अकेले भी चाहे तो इस दिशा में रिमार्केबल काम किया जा सकता है, किंतु ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकांश जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर अपना सुविधा संपन्न टाइम काटने से अधिक कोई खास काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए परिणाम हम सबके सामने हैं। इस पूरे डिस्कशन का आप कंक्लूजन निकालें तो कह सकते हैं जितनी ह्यूमन लाइफ स्टॉक्स और स्थानीय पर्यावरण का वायु प्रदूषण के रूप में नुकसान तब भोपाल लीक के समय हुआ था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान फैक्ट्री के कैंपस के आसपास मेथिल आइसोसाइनेट और अन्य जानलेवा रसायनों के ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर में पर्कुलेशन और कंटामिनेशन से हुआ है। और मूर्खता यह है कि पिछले 40 सालों से आज तक गैस लीक से हुए इकोनॉमिक लॉस यानी मुआवजे का आकलन तो किया जाता रहा, परंतु इसके अलावा यहां हुई गंभीर पर्यावरणीय क्षति, भूजल और कुएं, बावड़ी, तालाब, नाले इत्यादि पृष्ठीय जल में उपस्थित खतरनाक रसायनों से उपजी स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियों और मौतों का आकलन आज तक नहीं किया गया। अब एक नजर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कैंपस में हुए इस कचरे से हो रही पर्यावरणीय क्षति के संदर्भ में द हिंदू में 3 दिसंबर 2023 को छपी मीनिंगफुल रिपोर्ट और उसको संज्ञान में लेकर एनजीटी के आदेश और अंत में सरकारी एजेंसियों की लीपापोती पर डाली है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया
कि यूनियन कार्बाइड कैंपस के नीचे दबे हुए अत्यंत पॉइजनस केमिकल्स के होने के कारण अभी भी फैक्ट्री कैंपस के आसपास का भूजल जानलेवा रसायनों और हैवी मेटल कंटामिनेंट से भरा हुआ है। एनजीटी प्रिंसिपल बेंच ने द हिंदू की इस रिपोर्ट पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इसको लेकर के मामले की जांच करने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को आदेश दिया। ग्राउंड वाटर बोर्ड ने फैक्ट्री के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में कुल 36 सैंपल लिए और प्रत्येक के लिए बेसिक फिजिको केमिकल पैरामीटर्स और हैवी मेटल की जांच की, यानी 72 सैंपल जांचे गए। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, रिपोर्ट बनाते समय सरकारी और राजनीतिक दबाव सिर चढ़कर बोला और जांच कर रही एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में द हिंदू द्वारा उठाई गई सीरियस ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के वाजिब फैक्ट्स को भी डाइल्यूट कर दिया, लीनियंट बना दिया और टेक्निकल इंटरप्रिटेशन में सैंपल एनालिसिस के परिणामों को चिंताजनक श्रेणी से बाहर का बता दिया। यूं तो पूरी सरकारी रिपोर्ट में ही बहुत झोल है, झूठ फरेब है, किंतु ग्राउंड वाटर एनालिसिस के लिए जिन विवादास्पद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS 2012 स्टैंडर्ड्स को लिया गया, चालाकी पूर्वक सैंपल एनालिसिस करते समय उनकी तुलना प्रत्येक पैरामीटर के एक्सेप्टेबल लिमिट की बजाय परमिसिबल लिमिट से कर दी गई। जैसे मान लीजिए ग्राउंड वाटर सैंपल में क्षारीयता का पता लगाना हो तो उसे टोटल एल्केलिनिटी कहते हैं और उसके लिए BIS में एक्सेप्टेबल लिमिट 200 मिलीग्राम पर लीटर है। लेकिन यदि यही मान BIS की परमिसिबल लिमिट में देखें तो यह मान 600 मिलीग्राम पर लीटर है। यानी बिल्कुल सरल भाषा में बात करें तो आप भूजल के पानी में जहरीलेपन का पता लगाना चाहते हैं तो इसे BIS की एक्सेप्टेबल लिमिट के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें। जो पानी यहां भयंकर प्रदूषित मिलेगा वही पानी परमिसिबल लिमिट के हिसाब से अब बहुत ही कम प्रदूषित या सामान्य मिलेगा। इसी तरह की चालाकी और फरेब क्लोराइड कंटामिनेशन बताने में भी की गई है। BIS की एक्सेप्टेबल लिमिट में यह मान 250 मिलीग्राम पर लीटर है और ईमानदारी पूर्वक इसके आधार पर ही सैंपल की जांच की जाती है तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जमीन में सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्लोराइड कंटामिनेंट्स मिलते, किंतु यहां भी BIS की परमिसिबल लिमिट से तुलना की गई है जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट से 4 गुना ज्यादा लीनियंट है, यानी 1000 मिलीग्राम पर लीटर रखा गया है। यानी ग्राउंड वाटर या पेयजल कितना भी खराब हो और यदि वह BIS की परमिसिबल लिमिट के हिसाब से जांचा जाएगा तो उसमें उपस्थित जल प्रदूषण को डाइल्यूट किया जा सकता है, बहुत कम खराब या सामान्य भी बताया जा सकता है। नाइट्रेट जैसे पैरामीटर के लिए जहां BIS की दोनों लिमिट एक समान यानी 45 मिलीग्राम पर लीटर बताई गई हैं, वहां 36 में से 7 सैंपलिंग स्टेशन पर नाइट्रेट अधिकता में मिला। लेकिन प्रस्तुत की गई सरकारी रिपोर्ट में उसका सोर्स डोमेस्टिक सीवेज बता करके उसको भी हल्का कर दिया गया, जबकि इसे इंडस्ट्रियल पर्कुलेशन मान करके भी स्पष्ट किया जा सकता था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के 5 किलोमीटर के दायरे में हैवी मेटल कंटामिनेशन की भी जांच की गई, किंतु वहां भी यही घोटाले किए गए। BIS की परमिसिबल लिमिट 0.3 मिलीग्राम पर लीटर के आधार पर ही 36 में से 3 स्थानों पर मैग्नीज की मात्रा ज्यादा मिली। लेकिन जब आप BIS की एक्सेप्टेबल लिमिट से इन सैंपल को जांचेंगे तो अधिकांश वाटर सैंपल में पोटेंशियल अमाउंट में मैग्नीज कंटामिनेशन मिलेगा, लेकिन जानबूझकर रिपोर्ट को एक्सेप्टेबल लिमिट के स्टैंडर्ड के हिसाब से जांचा ही नहीं गया और ना ही इसे रिपोर्ट किया गया। यानी कुल कहने का मतलब यह है कि यूनियन कार्बाइड के चारों ओर पानी के सैंपल की ईमानदारी पूर्वक जांच की जाती है और सभी एनालिसिस रिपोर्ट भी यदि एक्सेप्टेबल लिमिट के आधार पर कंपेयर की जाती है तो पब्लिक के बीच में एक भयंकर कियोस हो सकता था और सरकार को तत्काल इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता था। लेकिन यह सब नहीं किया गया और रिपोर्ट को डाइल्यूट करते हुए सामान्य बना दिया गया ताकि सरकार को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सबसे आश्चर्य और दुख की बात तो यह है कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट एनजीटी में बैठे जजों के द्वारा भी इन बारीकियों से रिपोर्ट की स्टडी नहीं की गई और उन्होंने इस सरकारी मिस इंटरप्रीटेड रिपोर्ट को ही स्वीकार कर लिया और अंत में एक टालू ऑर्डर भी पास कर दिया। और पिछले 40 सालों से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को डिस्पोज करने में नाकाम राज्य सरकार को पहले शुरुआती 4 महीने की मोहलत दे दी और बाद में 9 जुलाई 2024 को अपने जजमेंट में
बिना किसी रीजनेबल ऑर्डर के ही डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि एक केस ही समाप्त कर दिया गया। देश की कोर्ट्स में अभी भी यूनियन कार्बाइड से जुड़े तमाम मसले चल रहे हैं। न जाने कब वो दिन आएगा जब सरकार यूनियन कार्बाइड के नीचे दबे जानलेवा रसायनों के ढेर से इस शहर को मुक्ति दिलाएगी। वैसे समस्या का हल तो मात्र 6 महीने में ही आ सकता था, यदि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के नीचे का जो भूजल प्रवाह है, भूजल का जो वाटर फ्लो है, यदि उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती, यानी नए समृद्ध भोपाल की ओर या मंत्रियों और वीआईपी रहवासियों की ओर। वैसे भी आज भी भोपाल में 15 से ज्यादा फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो यूनियन कार्बाइड से भी खतरनाक हैं, और मध्य प्रदेश में तो 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो तमाम खतरनाक रसायन बनाती हैं, इंसेक्टिसाइड बनाती हैं, पेस्टिसाइड बनाती हैं, हर्बिसाइड्स बनाती हैं, और उनमें बनने वाले रसायन यूनियन कार्बाइड के केमिकल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तो क्या ये फैक्ट्रियां यूनियन कार्बाइड के कचरे का डिस्पोजल नहीं कर सकती थी? लेकिन दोष सिर्फ इतना सा है कि यूनियन कार्बाइड का क्षेत्र भोपाल के बहुत गरीब लोगों का एरिया है। तो मित्रों, आपको हमारा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।